दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चीन को 2 टूक, कहा अशांति पैदा करने वाले को देंगे माकूल जवाब। जी आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को संबोधित करते हुए चीन को सख्त संदेश दिए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब विश्व समुदाय के सामने कोरोना जैसी सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया है। सरहदों की रक्षा में हमारे जवानों के शौर्य ने यह दिखा दिया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गलवान घाटी में वीरगति पाने वाले वीर जवानों को भी नमन किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि हमें एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। हमारे पड़ोसी की विस्तारवादी गतिविधियों को नाकाम करने और सीमाओं की रक्षा करने के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है और हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। उनके शौर्य ने यह दिखा दिया है कि यद्यपि हमारी आस्था शांति में है, लेकिन कोई अशांति उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि राहुल गांधी बोले कि लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है मोदी सरकार। जी हम बात करें कि भारत चीन विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है उनके अंदर चीन का सामना करने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीनी हकीकत संकेत दे रही है कि चीन तैयारी कर रहा है और मोर्चा साधे है। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और वही अगली खबर निकल कर आ रही कि नेपाल जाने वाले भारतीयों को अब दिखाना होगा आईडी कार्ड। ओली सरकार ने बनाया कोरोना का बहाना। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत से नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को अब अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। पहले से ही जारी तनावपूर्ण रिश्तों में इस नए आदेश के बाद नया मोड़ आ गया है। नेपाल की सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये आदेश कोरोना वायरस के चलते जारी किए गए हैं और वही सूत्र इसे भारत के साथ जारी टकराव से जोड़कर देख रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने इस बारे में ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नेपाल अब डाटा कलेक्शन के जरिए कोविड-19 संकट से बेहतरी निपट सकता है और उसके पास अब महामारी से छुटकारा पाने की बेहतर योजना है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि गृह मंत्री ने जल्द से जल्द आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन सिस्टम की योजना को लागू करने की बात कही है। सरकार का कहना है कि उसे बेहतर संचालन के लिए रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को औपचारिक तौर पर अपनाना होगा और महामारी का सामना बेहतर तरीके से करना होगा। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले ही कोरोना वायरस के लिए भारत को दोषी ठहरा चुके हैं। नेपाल का नया आदेश तब आया है जब यहां अथॉरिटीज की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ 10 एंट्री पॉइंट्स को ही खोला जाएगा ताकि इसके नागरिक भारत से अपने देश लौट सके। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि अमित शाह ने कोरोना को दी शिकस्त। शुभ चिंतकों का जताया आभार, अभी होम आइसोलेशन में रहेंगे। जी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह शाम करीब 6 बजे अस्पताल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को स्वयं ट्वीट कर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद भी किया। गृह मंत्री
को अस्पताल से ले जाने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारी अस्पताल आए थे। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वे बीते 2 अगस्त को मेदांता में भर्ती हुए थे। आपको बता दें कि शाह ने ट्वीट कर कहा कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ठाठस बंधाया है, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। गृह मंत्री ने मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि राजस्थान से जो की खबर आ रही कि गहलोत सरकार ने विधानसभा में जीता विश्वास मत। सीएम बोले विफल हुई भाजपा की साजिश। जी हम बात करें कि राजस्थान में महीनों से जारी खींचातान के बाद आज से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस की विधानसभा में आज विश्वास मत प्रस्ताव पारित किया और वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। आपको बता दें ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही 21 अगस्त तक सदन को स्थगित किया गया है। विश्वास मत हासिल करने के बाद गहलोत ने कहा कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है। राजस्थान में भाजपा की साजिश विफल हो गई है। मैं इसे राजस्थान के लोगों की जीत मानता हूं और अब हमें कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। राजस्थान विधानसभा सत्र के बाद सचिन पायलट ने कहा कि आज सदन के अंदर विश्वास मत को बहुमत से पारित किया गया। जो अटकलें लगाई जा रही थी उन्हें विराम मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मैं सरकार का हिस्सा था, आज नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर कौन कहां बैठता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के दिल और दिमाग में क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन की आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि सिकंदराबाद शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि पार्टी में फूट पर बिफरे दिग्विजय। बोले मेरा बेटा हो या भाई, भाजपा में जो जाएगा उसे चुनाव हरवाऊंगा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जमकर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को पार्टी के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि कांग्रेस से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। अपना हो या पराया, चाहे बेटा जयवर्धन सिंह हो या भाई लक्ष्मण सिंह हो, जो भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा या किसी दूसरी पार्टी में जाएगा उसे चुनाव हरवाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। दिग्विजय सिंह ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नई दुनिया से विशेष चर्चा में ये बात कही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके सिंधिया खिलाफ कांग्रेस का झंडा लेकर आगे चल रहे दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ये बात कहकर पार्टी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, मेरे लिए पार्टी सबसे पहले है। और हमें अगली खबर बता दें कि चीन से तनातनी के बीच राजनाथ की चेतावनी। दुश्मन ने हमला किया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। जी हम बात करें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को परोक्ष रूप से स्पष्ट और कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई दुश्मन देश हम पर हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों को दिए गए अपने संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जमीन नहीं दिलों को जीतने पर यकीन रखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को देश के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की इजाजत देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया या किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी नहीं की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार वह सब कुछ कर रही है जो आपकी परिचालन आवश्यकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों की मारक क्षमता बढ़ाने के साथ ही उनके कल्याण के लिए भी तमाम कदम उठाए गए हैं। सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में तेजी से काम हो रहा है ताकि हमारी सेनाओं को आवागमन में सहूलियत रहे। और हमें अगली खबर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर बिडेन राष्ट्रपति बने तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। जी हम बात करें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में जीत जाते हैं तो अमेरिका तबाह हो जाएगा। इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में
हंसी का पात्र बन जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बिडेन की प्रस्तावित नीतियां देश के लिए अच्छी नहीं है। राष्ट्रपति ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि बिडेन लगातार महामारी का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वह वायरस के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। वह न केवल वैज्ञानिक सबूतों की अनदेखी कर रहे हैं बल्कि तथ्यों पर वामपंथी राजनीति थोप रहे हैं। और हमें अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें जनरल वीके सिंह ने कहा कि अहिंसावादी छवि बनाने के चक्कर में नेहरू ने चीन को तिब्बत सौंप दिया। जी आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आरोप लगाया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अहिंसावादी छवि को चमकाने के चक्कर में चीन को तिब्बत सौंप दिया। तिब्बत से सदियों पुराने रिश्ते बिगाड़ लिए। इसके बाद से चीन दावा करने लगा कि लद्दाख 31,000 किलोमीटर व अरुणाचल प्रदेश की 36,000 किलोमीटर इलाका भी उसका है। वर्तमान केंद्र सरकार चीन के सामने मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है। शुक्रवार शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग गुरुग्राम की तरफ से आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में अखंड भारत और चीन संबंध विषय पर आयोजित वेबिनार में जनरल वीके सिंह ने कहा कि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित करते हुए 1950 के दशक में तिब्बत को हड़पना शुरू कर दिया था। तभी से भारत चीन के रिश्तों में खटास आने लगी थी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 64,553 नए मामले और 107 लोगों की गई जान। जी हम बात करें कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 24 लाख के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 24,59,613 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 17,50,636 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 48,144 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में अभी तक के 6,60,348 एक्टिव केस हैं। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि रिपोर्ट में दावा कि टिकटॉक में निवेश कर सकते हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी। जी हम बात करेंगे शॉर्ट वीडियो आधारित ऐप टिकटॉक में निवेश करने के लिए भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये बातचीत अभी बेहद शुरुआती दौर में है और रिलायंस समूह अभी निवेश की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। भारत में पाबंदी के बाद बाइट डांस की स्वामित्व वाली कंपनी टिकटॉक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि अभी निवेश को लेकर रिलायंस और बाइट डांस की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत में 59 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था। बड़ी खबर बता दें कि आम आदमी पार्टी के कटघरे में योगी सरकार सांसद संजय सिंह पर दर्ज करवाई एफआईआर। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर लखीमपुर खीरी में एफआईआर दर्ज की गई है। अरविंद गुप्ता नाम के युवक ने गोकर्णनाथ कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर धारा 153A और 505 में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने सहयोगी सभाजीत सिंह और ब्रज कुमारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी रिपोर्ट 13 अगस्त को समाचार पत्रों में छपी है। इनमें संजय सिंह ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। भाजपा के 58 विधायक ब्राह्मण हैं और वे भी बहुत गुस्सा हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं, लेकिन वे आवाज नहीं उठाते। डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक भी मौर्य का काम नहीं करा पाए। राष्ट्रपति दलित हैं, उन्हें भी राम मंदिर शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। राजभर कुर्मी, यादव, सोनकर, निषाद, तेली, नाई आदि सरकार से नाराज हैं। उन्होंने इन वर्गों से नियुक्त डीएम और एसपी की संख्या भी पूछी है। शिकायत में आरोप लगाया कि उन्होंने समाज को बांटने व सामाजिक समरसता बिगाड़ने के उद्देश्य से बयानबाजी की है।
और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। देश में कई हिस्सों में हो रही है भारी बारिश और इस बीच आईएमडी का ताजा अपडेट, जाने कब थमेगी आफत। जी हां, बात करें कि देश के कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली में जबरदस्त बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन और अच्छी बारिश की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2-3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक ताजा अपडेट जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि आफत की बारिश आखिर कब थमेगी। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने बताया कि 24 से 36 घंटे के बाद बारिश कम होना शुरू हो जाएगी। राजस्थान में बारिश होगी लेकिन पंजाब और हरियाणा में बारिश कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।